जी नमस्कार। तो हमने देखो पिछली कक्षा में थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था, प्रयास एवं त्रुटि का। तो हमने अधिगम के जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उसमें पहला सिद्धांत था जो प्रयास और त्रुटि का, वो सिद्धांत पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। उससे पहले देखो दो चार बातें उस सिद्धांत पे रह गई थी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग सिद्धांत दिया था उस पर दो मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था। एक तो थे विलियम मैकडूगल जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, और एक थे लॉयड मॉर्गन, उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत। और एक ये क्वेश्चन ये है कि प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वह किस गौण नियम पर आधारित है, तो वह बहुप्रतिक्रिया गौण नियम पर आधारित है। दो बातें। तीसरी बात यह है कि जो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत प्रतिपादन किया था ना प्रयास और त्रुटि, इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने तीन तीन मुख्य नियमों का प्रतिपादन किया। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। उन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने प्रतिपादित किया। तत्परता का नियम तो इस प्रकार प्रतिपादित किया क्योंकि जो बिल्ली थी वो भोजन प्राप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से क्या थी, तैयार थी। इस आधार पर उन्होंने तत्परता का नियम दिया। दूसरा, उस बिल्ली ने बार बार अभ्यास किया, उस लीवर को दबाना सीख गई, इस प्रकार उन्होंने अभ्यास का नियम दिया। और तीसरा, उसे परिणाम के रूप में क्या मिला, भोजन मिला। तो जो सकारात्मक परिणाम मिला तो वह बार बार उस लीवर को खोलने लगे। तो उस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने तीनों नियमों का, मुख्य नियमों का प्रतिपादन किया। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है, एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ है ना, ये वुडवर्थ कहीं भी मिल जाए मनोवैज्ञानिक, अच्छे स्टेटमेंट दिए, इनको देखना जरूर। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि प्रयास एवं त्रुटि में अनेक कार्य करने पड़ते हैं जिनमें से अधिकांश कार्य गलत होते हैं। तो ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि प्रयास एवं त्रुटि में अनेक कार्य करने पड़ते हैं जिनमें से अधिकांश कार्य गलत होते हैं। तो ये थॉर्नडाइक में तीन चार बातें रह गई थी, आपको ये बताना जरूरी है। और इनके अलावा अब मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं थॉर्नडाइक के बारे में पूरी डिटेल, तो आपको ये देखना है, आपको दिखना है। अब आज हम दूसरे सिद्धांत पर चलेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर। तो यह दो चार बातें छूट गई थी, इनको आपको दिखना है वहाँ। तो देखिए, सबसे मेन बात ये है कि कोई भी सिद्धांत पढ़ो उसमें हमें अन्य नाम पढ़ने हैं, क्योंकि इनके अन्य नाम बहुत है। तो देखो शास्त्रीय अनुबंधन के अन्य नाम देखिए आप, अन्य नाम, इससे इस सिद्धांत को बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे सिद्धांत को क्या बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इससे ही बोलते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत, इससे ही बोलते हैं संबद्ध। देखो वहां पर थॉर्नडाइक में तो संबंध था, यह है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और इससे ही बोलते हैं प्रतिवादी या प्रतिस्थापक सिद्धांत। इससे ही बोलते हैं प्राचीन परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। इससे ही बोलते हैं अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलन का सिद्धांत। इससे ही बोलते हैं चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत।
प्रानुकूलन का सिद्धांत। और मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखो इतने तो आपको याद रखने हैं, सात नाम हो गए हैं। 8 नंबर पर है, इसे ही बोलते हैं CR थ्योरी। इसका पूरा नाम है कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। और इससे इस सिद्धांत को बोलते हैं एस अनुबंधन का सिद्धांत। एस अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये तो क्या हो गए इस सिद्धांत के उपनाम हो गए, यानी कि आपको इतने नाम याद रखने हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवाद्य प्रतिस्थापक सिद्धांत, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत और चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत। तो ये तो क्या हो गए इसके उप नियम हो गए। उपनियम नहीं, अन्य नाम हो गए इसके। ये अन्य नाम है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखने अन्य नाम कौन कौन से। एग्जाम में एक नाम को छोड़कर दूसरा नाम दे देता है कि भाई ये सिद्धांत किसने दिया। तो आपको ये अन्य नाम याद रखने के किन किन नामों से जाना जाता है। अब देखिए प्रतिपादक की बात आती है। तो प्रतिपादक कौन है आपको पता है सभी को। प्रतिपादक कौन है, IP पावलोव, ठीक है ना। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। कहाँ के थे ये, रूस के थे, ठीक है ना। रूस के थे। तो हम इनके थोड़े जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1849 को रियाजान, रूस, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1936 को। कहाँ हुई थी, लेनिनग्राद, रूस, ठीक है ना। और इन्होंने शिक्षा किस यूनिवर्सिटी में प्राप्त की, यह भी मोस्ट है। तो इन्होंने देखो शिक्षा प्राप्त की थी सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। उनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। देखो प्रतिपादक कौन है, IP पावलोव। जन्म कब हुआ था, 26 सितंबर 1849 को रियाजान, रूस में हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 27 फरवरी 1936 को लेनिनग्राद, रूस में हुई थी। और शिक्षा इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। यानी ऐसे क्वेश्चन आता है कि किस मनोवैज्ञानिक का संबंध किस विश्वविद्यालय से या यूनिवर्सिटी से। तो आपको ये देखना है। तो ये तो हो गया, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, रूस के मनोवैज्ञानिक है। रूस के मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि ये मनोवैज्ञानिक है या नहीं। तो देखो इनका वैसे तो ये व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक है, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि IP पावलोव है, ऑप्शन में दे दे भौतिक शास्त्री और रसायन शास्त्री, मनोवैज्ञानिक या शरीर शास्त्री। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इनमें से हमारा क्या करना है, शरीर शास्त्री। यानी कि पहले ये क्या थे, शरीर शास्त्री थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या थे, ये शरीर शास्त्री या विज्ञानी, शरीर विज्ञानी थे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या थे, शरीर शास्त्री या शरीर विज्ञानी थे, या ये थे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अब देखो कब इस सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया था, तो 1904 में प्रतिपादित किया था। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी पीछे, उसमें आया था कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन से मनोवैज्ञानिक है। तो सन 1904 में इन्हें पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार मिला था,
ठीक है ना। तो 1904 में इन्हें पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, अब देखिए आईपी पावलोव एक लाइन बोलते हैं सिद्धांत के बारे में। तो देखो क्या लाइन है वो, आईपी पावलोव क्या बोलते हैं। ये कहते हैं कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया, ये इनका स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है ना। आईपी पावलोव के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। एक दो के ये क्वेश्चन आया कि अनुबंधन के पिता कौन है, तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे बोला गया है, तो इन्हें फादर ऑफ कंडीशनिंग बोला गया है। अनुबंधन के पिता, अनुबंधन के पिता कौन है, आईपी पावलोव। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना, अनुबंधन के पिता कौन है या अनुबंधन का दृष्टिगोचर किसने किया, तो किसने किया, इन्होंने किया था अनुबंधन। और इनका जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका सिद्धांत है वो प्रतिवर्ती तथा अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुप्रक्रिया गुण पर आधारित है, वैसे ये प्रतिवर्ती तथा अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित है। अभी हम आगे स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, वो स्किनर का सिद्धांत होगा ऐच्छिक क्रियाओं पर आधारित। तो ये आपको ध्यान में रखना कि प्रतिवर्ती और अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित कौन सा सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है ना। अब देखो आपके सामने एक शब्द आ रहा है, ये नया, अनुकूलित अनुक्रिया। इसका मतलब समझ गए आप क्या होगा। तो इसका मतलब यह होता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक या उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया करना, ये इसका अर्थ है। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया करना क्या कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि इस शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए, तब भी आप सिद्धांत के बारे में जान पाओगे, क्योंकि इतनी इसके बारे में जानकारी मिलती भी नहीं। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रक्रिया का होना क्या है, अनुबंधन कहलाता है। जैसे पावलोव ने घंटी का प्रयोग किया था ना, तो कुत्ते घंटी जो अस्वाभाविक उद्दीपक था, उस घंटी को सुनकर ही लार टपका था, तो वो क्या था, अस्वाभाविक उद्दीपक था। तो ठीक है ये। अब देखो हम ये देखेंगे कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, प्रयोग किस पर किया था, प्रयोग किया था इन्होंने कुत्ते पर। ठीक है ना। अब देखो यह आता है कि इन्होंने किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया। तो लगभग गाइडों में लार ग्रंथि लिखा होता है, लेकिन लार ग्रंथि भी हमारे शरीर में बहुत पाई जाती है, तो वो ग्रंथि को भी आपको ध्यान में रखना है। तो जिस ग्रंथि का इन्होंने ऑपरेशन किया था, उस ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि, लार ग्रंथि का इन्होंने क्या किया था, ऑपरेशन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि का आईपी पावलोव ने ऑपरेशन किया था, पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके बिकर लगाकर उसमें लार क्या हो गई थी, एकत्रित हो गई थी। तो ये पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, देखो हमारे ये जो करण है इसके दोनों जो नीचे बाहरी आप मिलते हैं ना, इस दोनों साइड में पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है ना। तो इसका उन्होंने ऑपरेशन किया था। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ये स्वाभाविक उद्दीपक क्या होते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर सिद्धांत के बारे में सिद्धांत में पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले हाँ एक बात और है कि इन्होंने उद्दीपक क्या रखा था, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उद्दीपक क्या था, देखो लगभग अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि आईपी पावलोव ने उद्दीपक के रूप में क्या प्रयोग किया था, भोजन आ जाए, मछली का टुकड़ा आ जाए,
या मांस आ जाए या इनमें से कोई नहीं कुछ नहीं, तो लगभग का उत्तर क्या होगा, भोजन होगा। लेकिन भोजन नहीं होगा, भोजन के रूप में इन्होंने क्या किया था, भोजन तो है ही, भोजन के रूप में इन्होंने मांस चूर्ण का प्रयोग किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी है, भोजन के रूप में इन्होंने किसको उपयोग में लिया था, मांस चूर्ण का। ठीक है। अब देखो इसमें भोजन को क्या कहा जाता है, तो ये आप याद रखिए, भोजन को मूल उद्दीपक, मूल प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। इतने नाम है, ये एक ही चीज है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे UCS, इसकी फुल फॉर्म होते हैं अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो भोजन को देखो UCS, मूल उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। फिर देखो दूसरा प्रयोग, दूसरी चीज आती है हमारे इसमें घंटी। तो घंटी को क्या कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो घंटी को क्या कहा जाता है, घंटी को कहा जाता है कृत्रिम उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक, सहायक उद्दीपक और तटस्थ उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। कृत्रिम, सहायक, तटस्थ उद्दीपक, अस्वाभाविक और अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं CS। CS का मतलब होता है कंडीशनिंग स्टिमुलस। कंडीशनिंग स्टिमुलस। तो ये घंटे का याद रखना आपको। घंटे को क्या क्या बोला जाता है, कृत्रिम उद्दीपक, सहायक उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है घंटे को। ठीक है ना। और इंग्लिश में CS। अब एक और बच गई हमारे इसमें लार। तो लार को क्या कहा जाता है वो देखना है। तो देखो लार, लार को क्या कहा जाता है, अनुबंधित अनुक्रिया या प्रक्रिया, एक ही बात। ठीक है ना। अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं UCR। तो UCR का क्या हो गया, अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स, ये हो गया। तो देखो इनको क्या क्या कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे आ सकता है कि मूल उद्दीपक क्या था, है ना, कृत्रिम उद्दीपक क्या था, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तो इस सिद्धांत के बारे में क्या हो गई, बेसिक बातें हो गई। तो ये इन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो हम प्रयोग देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने किससे प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक ने देखो एक लकड़ी का इस प्रकार का औजार बनवाया। ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है, कुत्ता है। ये क्या है, कुत्ता है। इस कुत्ते को यहाँ से आईपी पावला ने क्या कर दिया, बांध दिया और यहाँ पर एक बिक्कर लगा दिया। बिक्कर किस लिए लगाया कि भाई लार एकत्रित हो उसके, और यहाँ से इस पेरोटिड जो ग्रंथि है उसका ऑपरेशन करके एक यहाँ पर क्या लगा दी, कांच की नली लगा दी। तो यहाँ कौन सी ग्रंथि थी, पेरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके और इसमें कांच की नली के द्वारा इस बिक्कर में लगा दी। ठीक है। फिर दो कृत्रिम बटनों का प्रयोग किया था पावलोव ने। ठीक है। तो जैसे कुत्ते को भोजन दिखा, पहली स्थिति में कुत्ते ने भोजन को देखकर क्या किया,
लार को टपकाया, भोजन को देकर क्या किया, लार का टपकाना। तो देखो लार का टपकाना क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया किसे बोलते हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप होते हैं, नेचुरल होते हैं। जैसे हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो उस दुखी व्यक्ति को देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया। कोई हंसता है तो उसकी हंसी को देखकर हमें भी हंसी आने लग जाती है। वो क्या होती है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जिसके प्रति हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने आप ही होती है, तो वो होती है स्वाभाविक प्रक्रिया। तो स्वाभाविक सी बात है, कुत्ता भूखा था और भोजन को देखकर उसके क्या आई थी, लार टपकाई थी। तो लार कहाँ आकर एकत्रित होने लगी, इस बीकर में एकत्रित होने लगी। अब देखो एक सारणी बनाऊंगा मैं, आपको उस सारणी को याद रखना है। उस सारणी से सबसे ज्यादा मोस्ट प्रश्न आए हुए हैं, तो वो सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुबंधन से पूर्व देखो किसका प्रयोग किया था, अनुबंधन से पूर्व, या इसे बोल सकते हो आप प्रयोग से पूर्व, प्रयोग से पूर्व क्या किया था आईपी पावलोव ने, भोजन दिया था। भोजन का मतलब यूसीएस, या इसे एनएस भी बोल सकते हो, नेचुरल स्टिमुलस। तो भोजन को देकर कुत्ते ने क्या की थी, लार टपकाई। तो लार को क्या बोला था हमने, यूसीआर, या इसे एनआर भी बोल सकते हो आप, नेचुरल रेस्पॉन्स। ठीक है ना। अब देखो ये तो फर्स्ट स्टेप, यानी कि इसे आप प्रथम चरण बोल सकते हो, प्रथम चरण। अब देखिए द्वितीय चरण में क्या हुआ कि आईपी पावलोव ने उस कमरे, बंद कमरे में भोजन दिया, कुत्ते ने लार को टपकाई, भोजन दिया, लार को टपकाई। फिर प्रयोग के दौरान यानी अनुबंधन के समय, अनुबंधन के दौरान दूसरा स्टेप है, या प्रयोग के दौरान आईपी पावलोव ने क्या किया था, घंटी का प्रयोग किया था। घंटी, घंटी को हमने क्या बोला था, सीएस। घंटी बजाई, घंटी बजाने का जस्ट बाद क्या दिया था, भोजन दिया था। क्या दिया, भोजन। इससे क्या कहा हमने, यूसीएस। और भोजन को देखते ही तुरंत कुत्ते ने क्या की, लार टपकाई। तो लार को हमने क्या बोला था, यूसीआर। ठीक है ना। ये सारणी आपको याद रखनी है। अभी तीसरा स्टेप बाकी है। तीसरा क्या होता, अनुबंधन के पश्चात या प्रयोग के बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पर देखो समय अंतराल है ना, वो 2 से 4 सेकेंड रखा गया था। अगर मान लीजिए समय अंतराल ज्यादा होता तो अनुबंधन नहीं हो पाता, यानी कि घंटी के तुरंत 2 या 4 सेकंड बाद भोजन आ जाता। आईपी पावलोव ने पहले घंटी का बटन दबाया, उसके तुरंत बाद भोजन का बटन दबाया, तो कुत्ते को यह मालूम हो गया कि जैसे ही घंटी बजेगी भोजन आएगा। इस प्रक्रिया बार दोहराया, तो कुत्ता उस घंटी को देखते ही कान खड़े करता था और उससे मालूम पड़ जाता था कि भाई भोजन आने वाला, हुआ लार टपकाने लग जाता था। तो अनुबंधन के पश्चात देखो आईपी पावलोव ने क्या किया था, घंटी का तो प्रयोग किया था, सीएस, लेकिन भोजन नहीं दिया था, भोजन यूसीएस। इसको क्या किया था, उसने नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। फिर भी कुत्ते ने लार टपकाई थी, लार टपकाई थी, यूसीआर। बस यही सिद्धांत है। ये घंटी क्या थी, अस्वाभाविक उद्दीपक, और लार का टपकना क्या थी, स्वाभाविक प्रक्रिया। तो इस घंटी को देखते ही कुत्ते ने लार टपकाई कि भाई भोजन आएगा। इस घंटी के साथ उसने क्या किया था, अनुबंधन स्थापित कर दिया। बस यही सिद्धांत की सबसे बेस्ट लाइन है। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया का होना। ये मैंने पहले लाइन बोली थी ना, ये यहाँ घंटे को हमने क्या बोला था, अस्वाभाविक उद्दीपक बोला था इसे। ठीक है ना। और लार को हमने स्वाभाविक प्रक्रिया बोला ही, स्वाभाविक प्रक्रिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया, लेकिन यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा, अनुबंधित प्रक्रिया कहा जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया। क्योंकि कुत्ते ने किसके साथ अनुबंध स्थापित कर लिया था, घंटी के साथ अनुबंध स्थापित कर लिया था। उसे यह पता चल गया कि भाई घंटी बजेगी और भोजन आएगा, लेकिन भोजन आईपी पावलोव ने नहीं दिया। लेकिन घंटी देखकर उसके मन में यह था कि भाई भोजन तो आएगा, उसने लार टपका दी। इस प्रकार घंटी के साथ उसने क्या कर लिया था, अनुबंधन स्थापित कर लिया था। अब इसके एग्जाम्पल देखो बहुत है, मैं 10-12 एग्जाम्पल दे सकता हूँ।
लेकिन देखो एक तो दे देता हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए हमारे माता पिता होते हैं, वो हमें सुबह जगाने आते हैं। तो सुबह जगाने आते हैं तो पहले तो वो एक दिन जगा जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे रोज रोज करते करते वो क्या करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, बिजली का बल्ब को जलाते हैं, बिजली को बल्ब को जगाते हैं, फिर हमारे को आवाज करते हैं कि उठो, तो हम उठ जाते हैं। कुछ दिनों बाद में हमारे माता पिता केवल बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जलाते हैं हम क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो ये हमारा उनके साथ क्या हो गया, अनुबंध स्थापित हो गया। फिर और एग्जाम्पल ले लीजिए दूसरा। इस सिद्धांत पर वाटसन ने, ये सारणी आपको याद रखनी है, इस सिद्धांत पर वाटसन ने प्रयोग किया था अपने 11 माह के बेटे पर। उसका नाम था अल्बर्ट नाम था। तो अल्बर्ट एक बार क्या होता, बगीचे में वो खेल रहा था और वाटसन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वह खरगोश से खेल रहा था, खरगोश। तो जब वह बच्चा खेल रहा था खरगोश से, तब तो उसे डर नहीं लगता था, लेकिन वाटसन ने जाकर जैसे वह खरगोश हाथ में लेता था, उसका बेटा, वाटसन तेज आवाज करते थे, तो खरगोश जैसे ही उसको लेते थे तो वो तेज आवाज के साथ क्या हो जाता है, डर जाते थे। तो लेकिन आवाज तो किसने निकाली थी, वाटसन ने निकाली थी, लेकिन बच्चे के मन में भय हो गया कि भाई आवाज तो किसने निकाली है, खरगोश हो। अब मान लीजिए भविष्य में उस खरगोश को देखेगा तो क्या होगा, उसे खिलाएगा नहीं, वो उससे डरने लगा। तो ये उसने उस हर आवाज के साथ अनुबंध स्थापित कर दिया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक फर्स्ट ग्रेड में आया है क्वेश्चन कि एक माँ है, तो वो दीपावलियों की माँ है, अपना बेटा जब स्कूल से आता है तो जैसे दीपावलियों की सफाई करते हैं ना, तो वो जूते रखने की जो मेज होती है वो निर्धारित समय स्थान पर होती है। तो जैसे वो बच्चा आता है तो वो रोज वहां पर जूते खोल देता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उसकी माताजी ने वह मेज को चेंज कर दी थी। जैसे बच्चा आया तो माँ से पूछा कि माँ मेज कहाँ है जूते रखने, तो वो बोलते कि बेटा देखो उधर पड़ी है, तो वो जाकर वहां खोल देता। लेकिन जैसे अगले दिन आएगा तो वो वापस पहले वाली जगह ही जाएगा, क्योंकि उसने पहले उसके साथ क्या कर रखा, अनुबंध स्थापित कर रखा है। ऐसे हमारे घर में नल में जैसे पानी आता है, तो नल में लगातार कंटिन्यू पानी आ रहा है, लेकिन हम रोजाना पानी पीते हैं उससे या भरते हैं, लेकिन जैसे एक दिन पानी नहीं आएगा तो हमारे को पता है कि भाई पानी नहीं आ रहा, लेकिन हम जाकर उस नल को खोलेंगे, क्योंकि हमने उस नल के साथ अनुबंध स्थापित कर रखा। तीसरा एग्जाम्पल यह आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में कि एक सफेद कोट का व्यक्ति, डॉक्टर, एक छोटे बच्चे को सुई लगाता है। तो वो बच्चा जब कभी भी सफेद कोट वाले व्यक्ति को देखता तो उससे डरने लग जाता, क्योंकि उस बच्चे ने हर सफेद कोट वाले व्यक्ति के साथ क्या कर रखा है, अनुबंध स्थापित कर रखा है, क्योंकि वो तो आए बार मेरे सुई लगा के। तीसरा प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में यह हुआ कि एक छोटा बालक, उसने लाल कलर की वस्तु को छुआ, तो लाल कलर की वस्तु को छूते ही उसने क्या हुआ, अंगुली कट गई। अब भविष्य में वो बच्चा उस लाल कलर वाली वस्तु को देखता है तो उसे डरने लग जाता है, क्योंकि उसने उस हर कलर वाली वस्तु के साथ अनुबंध स्थापित कर रखा है। अब देखो ये जो अनुबंधन तो देखो हमारे 1904 में आया था, लेकिन हमारे जो पूर्वजों की पीढ़ी थी उन्होंने पहले ही इस अनुबंधन का पता लगा लिया था, आविष्कार कर लिया था। तो ये तो देखो बहुत ही जनरली एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं तो सुबह उठते ही हमारे दादाजी क्या कहते हैं कि जाओ इसको तो बाहर शीशा लाओ, तो शीशा आते ही वह बच्चा क्या करेगा, टॉयलेट कर देगा। लेकिन यदि मान लीजिए अगर उस बच्चे को हम शीशाएंगे नहीं तो क्या वो टॉयलेट नहीं करेगा, लेकिन उसने हर उस सिटी के साथ क्या अनुबंध स्थापित कर रखा कि भाई सिटी तो बचेगी, हमें टॉयलेट करने जाना है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल है। 30 और एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि हमारे जो यहाँ पर बसें चलती है, कई व्यक्ति होते हैं ना, ये कहते हैं कि हमारे तेल चल रहा है, बस में सफर नहीं कर। तो जैसे मान लीजिए बस दूर से आ रही है, बस पास में आई नहीं है, उस आने से पहले हो ऐसे करने लग जाएंगे, अरे अभी तो बस आई नहीं है, आने से पहले हो कर ले, क्योंकि उसने उस हर ऐसी चीज के साथ अनुबंध स्थापित कर रखा जो क्या होगी, उनके तेल चढ़ने लग जाएगी। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हमारे घरों में पापा जी वगैरह होते हैं, वो बाहर जाते हैं बाजार में, तो रोज मिठाई वाला डब्बा लाते हैं। तो मिठाई वाला डब्बा लाते हैं तो हमें पता रहता है कि मिठाई वाला डब्बा लाए। तो हम एक दिन मान लीजिए बालकनी में खड़े और पापा जी आ रहे हैं, मिठाई का डब्बा दिख रहा है, तो हम तो क्या सोचेंगे उसमें मिठाई में, और पापा जी को मान लीजिए किसी औषधि का जरूरत था, उसमें ग्वारपाठा डाल के ले आ गए। हमें तो वो क्या दिखा, डब्बा दिखा, और हमने जैसे उस डब्बे को खोला तो पता चला कि भाई इसमें तो क्या है, ग्वारपाठा खारी चीज है, लेकिन हमने पहले क्या सोचा था कि मिठाई आ रही। ऐसी बहुत ही प्रकार की क्रियाएं हम करते हैं, अनुबंधन दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको यह मैं बता देता हूँ कि हमारे घर में जो बहुएं होती हैं, तो बहुएं होते हैं तो ससुर जी आते हैं, तो ससुर जी आता है
ऐसे खंगारो करना काय करे, घूंटो काटे। तो उन बहुओं ने सबने उस खंगारे के साथ अनुबंध स्थापित करे। मान लो कोई छोटो टाबर आयो और वो मजाक में करो तो अब भूपट देनी क्या करेगी, घूंटो काटेगी। क्यों काटेगी? क्योंकि उन्होंने हर उस आवाज के साथ अनुबंध स्थापित कर रखा है कि भाई खंगारो करे अपन तो घूंटो काटना। ऐसे मान लीजिए हम टीवी का बटन दबाते, रोज टीवी चलाते कमरे में कि यह बटन है, तो हम उस टीवी वाले बटन को दबाते तो रोज चल जाता है। लेकिन मान लीजिए टीवी को हमने उस कमरे से चेंज कर दिया, तो हम 2-4 दिन उस टीवी वाले बटन को ही दबाएंगे कि भाई फिर हमारी याद आता है कि नहीं, हमने तो टीवी उस कमरे में लगा दिया। ठीक है ना? तो ये ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, मैंने बहुत देते हैं सिद्धांत को समझाने के लिए, कम से कम 7-8 या 10 एग्जाम्पल देते हैं। तो आगे की जो इस सिद्धांत के बारे में जो इसका शैक्षिक महत्व है या क्या इसकी उपयोगिता है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।